चलिए बेटा, एक्सरसाइज 6.6 के अंदर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाला जो एप्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो अभी स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसके बाद में सिर्फ बचता है एक, वो है सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर ये दो ही एग्जांपल दिए हैं एक्सरसाइज के अंदर, तो हम लोग अभी इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जनरल भी देखते हैं क्या, कि इन जनरल जब न्यूटन्स लॉ के ऊपर एग्जाम्पल बनता है तो उसको सॉल्व करने के लिए इन जनरल हम लोग क्या करते हैं। जैसे हमने पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए देखा था, रेडिएटिव डीके के लिए देखा था, उसी तरीके से अभी हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के लिए भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है। ठीक है। तो कोई भी आपका एक सब्सटेंस है, उसका जो टेम्परेचर है, तो उस टेम्परेचर के अंदर जो चेंज होने वाला है, इन जनरल डिक्रीज ही होता है। टेम्परेचर चेंज होता है मतलब डिक्रीज होने वाला जो है, सो दैट इज उसका जो रेट ऑफ चेंज है डिक्रीज होने वाला। जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका हम लोग टेम्परेचर थीटा मान लेते हैं, थीटा डिग्री। ठीक है ना। सो लेट थीटा बी द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एट एनी टाइम। ठीक है, यहाँ पर लिख ही देता हूँ मैं, लेट थीटा डिग्री सेल्सियस बी द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एट एनी टाइम टी। ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज है टेम्परेचर का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है किससे, डिफरेंस से। किसका डिफरेंस, सो थीटा माइनस थीटा नॉट का। अब थीटा क्या है, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस एट एनी टाइम। डी थीटा बाई डी टी इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये किससे प्रोपोर्शनल हो रहा है, सो इस डिफरेंस से। अब थीटा नॉट क्या है, सो वेयर थीटा नॉट इज द रूम वेयर थीटा नॉट इज द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग टेम्परेचर, समझे बात को। मतलब आपके सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है उसमें से आप सराउंडिंग टेम्परेचर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो भी टेम्परेचर रहेगा उससे प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आता है सब्सटेंस का, वो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एट दैट टाइम माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। इसको रूम टेम्परेचर भी कहा जाता है। ठीक है ना। सो सराउंडिंग का टेम्परेचर, सब्सटेंस जिस भी सराउंडिंग में रखा गया है उस सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका जो सब्सटेंस है वो उसके टेम्परेचर के अंदर आने वाला चेंज। बेसिकली हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग देख रहे हैं, तो टेम्परेचर के चेंज का मतलब है कि टेम्परेचर कम होना, कि आपका जो सब्सटेंस है जिसका जो भी टेम्परेचर है तो उससे वो कूल होगा। जिस भी टेम्परेचर में है उससे कम टेम्परेचर होता है, तो उसका कम होने का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस एट दैट टाइम माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है बेटा। ठीक है। तो अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देने के बाद में तो ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया थीटा के अंदर का। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो थीटा माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल टू के इंटू डी टी। ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सो दैट इज इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल टू के टी। अब यहां पर एक चीज मैंने लिखना भूल गया, क्या, नेगेटिव। जब टेम्परेचर सब्सटेंस कूल हो रहा है इसका मतलब टेम्परेचर कम हो रहा है। हमने रेडियो एक्टिविटी में भी देखा था कि रेडियो एक्टिव में क्या होता है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का मास कम होते जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है मास कम होता जाता है, तो वो जो कम होने वाली क्वांटिटी उसके लिए हम लोगों ने नेगेटिव प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिया था। इसके अंदर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होता है, लेकिन साइन नेगेटिव का देना पड़ता है। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि टेम्परेचर कम हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर भी नेगेटिव साइन आएगा। सो इसका इंटीग्रेशन आएगा इस प्रकार से कुछ, प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस यही है कहानी। यहाँ तक जो है आपका ये है इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे
इनिशियल कंडीशन का यूज करके सी का वैल्यू निकालेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए एक और कंडीशन दी हुई रहेगी प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है। तो ये है जनरल इवैल्यूएशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो प्रॉब्लम इसके अंदर कैसे बनते हैं, देखिए आपको दो चीज़ें फाइंड आउट करनी पड़ सकती है कि आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद में टेम्परेचर कितना है सब्सटेंस का, क्योंकि टेम्परेचर कूल हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि रेट ऑफ चेंज है तो आपको पूछा जाने वाली दो ही चीज़ें पूछी जाएगी। एक तो पूछा जा सकता है कि टाइम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस टाइम के बाद में उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना होगा, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सब्सटेंस का टेम्परेचर इतना हो चुका है तो उस समय टाइम कितना रहेगा। तो ये दो चीज़ें पूछी जा सकती है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में। अब यहाँ पर क्वेश्चन के थर्ड और एट्थ क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है, इफ अ body cools from 80 degree to 50 degree at room temperature of 25 degree Celsius in 30 minutes, find the temperature of the body after 1 hour। देखिए टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पूछ रहे हैं आफ्टर 1 आवर, मतलब इस एग्जांपल में टाइम दे रखा है, टेम्परेचर निकालना है जैसे मैंने कहा था। और सेकंड एग्जांपल में क्या फाइंड आउट करने के लिए लाया, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस। कोई भी एक सब्सटेंस है तो उसको 30 डिग्री सेल्सियस तक कूल होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब दोनों भी वेरिएशन के एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखे हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के ऊपर जो एग्जाम्पल बनेंगे उसके अंदर एक के अंदर या तो पूछा जाएगा टेम्परेचर कितना है इतने टाइम के बाद में, या फिर पूछा जाएगा कि इतना टाइम हो चुका है उस समय टेम्परेचर कितना रहेगा। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 8। तो थर्ड वाला क्वेश्चन तो मैं बिल्कुल एकदम अच्छे से लिखता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया आ जाए कि बोर्ड के अंदर इसको कैसे लिखा जाएगा, है ना। बोर्ड यही जो मैंने अभी लिखा था वही लिखना होता है और क्या, ठीक है। चलिए, सो क्वेश्चन है कि इफ अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब इस सेंटेंस से आपको क्या क्या चीजें समझ में आती है कि इनिशियली जब टाइम जीरो था तब बॉडी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस था, ये इससे समझना है, ठीक है। और 50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो रहा है उसका टेम्परेचर, जबकि रूम टेम्परेचर दिया है और कितने मिनट में हो रहा है, 30 मिनट्स में। मतलब बेटा यहां तक के इसके अंदर दोनों भी कंडीशंस दे रखी है आपको, जिससे आप सी और के का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो फाइंड आउट क्या करना है, रूम टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम आफ्टर 1 आवर निकालना है, तो हम एट एनी टाइम बोलेंगे। सो लेट थीटा डिग्री सेल्सियस बी द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, सब्सटेंस की जगह बोलेंगे बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो देन d theta by dt rate of change of temperature is proportional to थीटा माइनस थीटा नॉट कितना है 25 डिग्री। समझ रहे हो बात को, क्योंकि रूम टेम्परेचर यहाँ पर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब क्या, थीटा नॉट जो हम लोग लेते थे, हमें डिफरेंस लेना होता है ना, ठीक है। तो थीटा इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम, उसमें से रूम टेम्परेचर को सब्ट्रैक्ट किया। अब ये रेट ऑफ चेंज इज प्रोपोर्शनल टू थीटा माइनस 25, दैट इज डी थीटा बाय थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी। अब मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है ना। एक स्टेप आप इसके अंदर बढ़ा सकते हो कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के इज इक्वल टू करके माइनस के इंटू थीटा माइनस 25 लिख सकते हो। और फिर क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो वेरिएबल सेपरेबल, तो मैंने बीच की स्टेप खा रखी है, आप लोग उसको लिख सकते हो, लिखना है आपको बोर्ड के अंदर, ठीक है। सो दैट इज, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेटिंग वी गेट, क्या मिलेगा हमें इंटीग्रेशन के बाद में, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 विच इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ठीक है। सो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब बेटा सी और के का वैल्यू निकालेंगे, उसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, ठीक है, और फिर दिए गए कंडीशन का जो भी पूछा है वो फाइंड आउट करेंगे। अब इनिशियली आपके पास क्या रहेगा, आपको पता है सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, इनिशियल कंडीशन से। सो इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 थीटा कितना रहेगा, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 थीटा कितना था 80 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमें पता है, ठीक है ना, 80 था। सो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी। सो थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, थीटा माइनस 25, थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे 80। सो 80 माइनस 25 कितना बचेगा बेटा 55, ठीक है। सो 55 ये बन गया सी का वैल्यू। अब के का वैल्यू निकालेंगे तो सी का वैल्यू पहले तो इसके अंदर डाल देते हैं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या बनेगा ये, लॉग थीटा माइनस 25
इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log 55। ठीक है, अब log 55 को लेफ्ट में ले आते हैं, मैं इसको हटा देता हूँ बेटा, आप लोग पॉज करके लिख लेना। चलिए, सो log ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 विच इज इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा जाएंगे दूसरी कंडीशन की तरफ। क्या है दूसरी कंडीशन? तो दूसरी कंडीशन है कि टेम्परेचर ऑफ द बॉडी हमें निकालना है आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद में बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा। सो व्हेन टी इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो बॉडी का टेम्परेचर आफ्टर, अच्छा नहीं, हम लोगों को एक कंडीशन, ये तो बाद में निकाला जाएगा, हमें ये पता है कि 30 मिनट्स के बाद में टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। सो व्हेन टी इज इक्वल टू 30 मिनट्स, टेम्परेचर कितना है रहेगा उस समय 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देयरफॉर अब ये वैल्यू 2 में रखेंगे तो के का वैल्यू भी मिल जाएगा। लॉग ऑफ 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 55 विच इज इक्वल टू माइनस के इंटू टी कितना है 30 है। सो दैट इज, यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा 25 डिवाइडेड, सो माइनस 30 के, सो दैट इज आपके पास है -1/30 इंटू लॉग 5/11 इज इक्वल टू के। तो ये मिल चुका है आपको के का वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन 2 में, तो आपको फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो जो मर्जी। सो देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 कैसे बनेगा, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 इज इक्वल टू, के की जगह हम लोग रख रहे हैं, अब ये माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो 1/30 डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, लॉग ऑफ 5/11। ठीक है, ये के का वैल्यू है और इनटू टी। अब दैट इज, ये इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलेंगे। तो ये है आपका बेसिकली जनरल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर देखिए दो अननोन क्वांटिटीज है, एक टाइम है एक थीटा है। अगर आपको टाइम पता है तो आप थीटा निकाल सकते हो, थीटा पता है तो टाइम निकाल सकते हो। तो पूछा क्या है कि 1 घंटे के बाद में टेम्परेचर कितना रहेगा, मतलब टाइम पता है, थीटा निकालना है। ठीक है, तो टाइम का वैल्यू रख देते हैं। क्या पूछा है, आफ्टर 1 आवर मतलब 60 मिनट। सो व्हेन टी इज इक्वल टू 60, हमें निकालना है थीटा का वैल्यू। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, इक्वेशन 3 से हमें क्या मिलेगा। सो देखिए, लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 55, इसको तो एज इट इज रखेंगे, विच इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है बेटा 60 है। सो 30 2 ज़ा 60, मतलब बनेगा 2 टाइम्स लॉग 5/11। सो इसको तो ऊपर ले जाओ, तो आपके पास रहेगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 55 विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5/11 रेज टू 2। ठीक है, सो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 25/121। ठीक है, लॉग ऑफ 25 डिवाइडेड बाई 121। सो दिस इम्प्लाइज थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाई 55 इज इक्वल टू 25/121। ठीक है, सो आप 11 से डिवाइड कर सकते हो, तो यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। सो दैट इज आपको मिल रहा है थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू 125/11। सो थीटा का वैल्यू हमें निकालना है। सो 25 को उधर भेजेंगे, 125 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 125 प्लस डिवाइडेड बाई 11। सो बेटा आपको मिल रहा है 400 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, सो निकालेंगे आप फिर 11 3 ज़ा 33, यहाँ पर कितना बचता है 7 बचेगा। सो 11 6 ज़ा फिर ये 3। सो इतना टेम्परेचर रहेगा 1 घंटे के बाद में। ठीक है, तो आंसर देखेंगे इसका क्या आ चुका है। जी बिल्कुल सही आंसर है। आप एक और डेसिमल तक उन्होंने निकाला है, आप भी निकाल सकते हो। सो इस प्रकार से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का यूज होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में। मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है वो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, सो पहले अब इस वाले एग्जांपल में हम लोगों को टाइम दिया था और थीटा निकालना था। अब
कोई भी एग्जाम्पल आए तो प्रोसेस यही रहेगा। देखो किसी भी एप्लीकेशन जो हमने आज अभी तक देखे या फिर इसके बाद एक और देखने वाले, हर एप्लीकेशन के अंदर एक ही चीज़ होती है कि आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। आप लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू ढूंढेंगे दिए गए दो कंडीशन से। इनिशियल कंडीशन से तो आप लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालते हो सी। अब कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप लोग कहाँ से निकालेंगे, एक कंडीशन दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में, ठीक है। अब फिर इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें कुछ ना कुछ पूछा हुआ रहता है, तो जो पूछा है उसके अंदर एक वेरिएबल का वैल्यू दिया हुआ रहता है, दूसरा हमें उसके अंदर रख के निकालना होता है, ठीक है। एक का वैल्यू दिया है उसको रखो और दूसरे का वैल्यू निकालो, जैसे अभी किया था। सेम तरीके से इस वाले एग्जाम्पल को भी करेंगे। ए बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, ठीक है। अब इसको हटा देता हूँ, आप लोग लिख लो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर दिया है कि बॉडी कूल्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 60, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है लॉग ऑफ थीटा माइनस थीटा नॉट विच इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, ये हमारा इक्वेशन है। अब थीटा नॉट मतलब क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर, वो कितना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फ्रॉम दिस इन 20 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग बीइंग 20 डिग्री। तो ये है बेटा 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इनिशियली टेम्परेचर कितना था, जब T 0 रहेगा तब टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 20 मिनट्स में टेम्परेचर 60 डिग्री तक आ चुका है, ठीक है ना। सो C का वैल्यू कितना मिलेगा, जब ये रखेंगे यहाँ पर, तो log 80 इज इक्वल टू माइनस के टी, सॉरी इज इक्वल टू सी। तो देयरफॉर आपको मिलेगा log ऑफ थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस log 80, ठीक है। तो आप फाइनली लिख सकते हो कि दैट इज log ऑफ थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू माइनस के टी। अब k का वैल्यू निकालना है, ये इक्वेशन 1 होता है हमारा, ये इक्वेशन 2 होता है c का वैल्यू रखने के बाद। अब k का वैल्यू निकालना है, तो ये कंडीशन है कि भैया जब 20 मिनट्स हो जाएंगे तब आपका टेम्परेचर रहेगा 60 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो ये 60 यहाँ पर रखना है, दैट इज आपको मिलेगा 60 माइनस 20 दैट इज 40 डिवाइडेड बाई 80 विच इज इक्वल टू माइनस 20k, दैट इज आपको मिल रहा है log ऑफ 1/2 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी सीधा हम लोग लिखेंगे माइनस 1/20 इंटू लॉग 1/2 विच इज इक्वल टू के। तो ये k का वैल्यू सेकंड में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दैट इज log ऑफ थीटा माइनस 20 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू 1/20 log ऑफ 1/2, ठीक है, इंटू टी, ठीक है। तो अब देखते हैं फाइंड आउट क्या करना, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल डाउन टू 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर कूल होते हुए 30 डिग्री सेल्सियस आने तक कितना टाइम लगेगा। मतलब थीटा दे रखा है 30 और पूछ रहे टाइम कितना लगेगा। तो देखिए ये जो हमने सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकाला है, इस जनरल सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो दो अननोन वेरिएबल्स है, जिसके अंदर का एक हमें निकालना है, एक दिया हुआ है। सो थीटा इज इक्वल टू 30 दिया है, 30 माइनस 20 कितना होता है 10/80 बनेगा 1/8। सो आपके पास है बेटा log ऑफ 1/8 इज इक्वल्स टू 1/20 इंटू log 1/2 इंटू टी का वैल्यू कितना है निकालना है। सो टी को एज इट इज रखते हैं, अब t/20 बन जाएगा, ठीक है ना। 1/20 इंटू टी बनेगा t/20 जंप होकर ऊपर जाएगा। सो log ऑफ 1/8 इज इक्वल टू log ऑफ 1/2 रेज टू t/20, ठीक है। अब दोनों तरफ log, बेस भी सेम है, बीच में इक्वल साइन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/8 इज नथिंग बट 1/2 रेज टू t/20। अब बेटा 1/8 को लिख सकते हो 1/2 रेज टू 3 विच इज इक्वल टू 1/2 रेज टू t/20। ये क्या इंप्लाई करता है, दोनों का बेस सेम है, इक्वल भी साइन है, तो इसका मतलब है कि इनका पावर सेम होना चाहिए। सो 3 इज इक्वल टू t/20, सो दैट इज t इज इक्वल टू 60 मिनट्स। सो t कितना मिल रहा है आपको, तो 60, मतलब 1 घंटे के बाद में आपका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और उसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 6.6, ठीक है बेटा। चलिए अब
दो एग्जाम्पल्स बचे इस एक्सरसाइज के अंदर जो कि सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये लास्ट वाला एप्लीकेशन है, फिर इसके बाद में ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा और ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।